वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डेनिस आशा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का 11 चैप्टर के अंतर्गत में हम लोग देख रहे हैं प्रकाश तरंग के विकिरण के अंतर्गत हम लोग ये चीज़ को देख रहे हैं। तो इस स्थिति में जब हम लोग आगे देखते हैं, जब विशिष्ट ऊष्मा के बेस पे हम लोग जो चीज़ देख रहे थे भाई, तो विशिष्ट ऊष्मा के बेस पे हम लोग जो चीज़ देख रहे थे यहाँ पर कि इस स्थिति में गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह क्या होती है, अनंत होती है भाई। वह गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अनंत होती है। तो इस स्थिति के बेस पे जब हम यहाँ पर जिक्र करते हैं कि इस स्थिति में गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, इस स्थिति में जो गैस की क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि इस स्थिति में गैस की इस स्थिति में गैस की विशिष्ट ऊष्मा, इस स्थिति में गैस की विशिष्ट ऊष्मा, गैस की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है भाई, अनंत हो जाती है या अनंत होती है लिख सकते हो, अनंत होती है लिख सकते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि गैसों की विशिष्ट ऊष्मा, इससे यह स्पष्ट होता है भाई, देखिए यहाँ से इससे यह स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि गैसों की विशिष्ट ऊष्मा, इसकी विशिष्ट ऊष्मा, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा का परास, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा का परास, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा का परास, विशिष्ट ऊष्मा का परास क्या होती है, शून्य से अनंत तक होती है। शून्य से क्या होती है, अनंत तक होती है। ये शून्य से अनंत तक होती है, शून्य से अनंत तक क्या होती है, फैली होती है भाई, ठीक है। अनंत तक क्या होती है, फैली होती है। तो यहाँ से हम लोग इस स्थिति के बेस पे जब हम इसकी गणना करते हैं भाई, तो इस स्थिति में गैस की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गैस की विशिष्ट ऊष्मा का परास क्या होता है, शून्य से अंत तक क्या होती है, शून्य से अंत तक रहती है। शून्य से क्या होती है, अनंत तक रहती है। यहाँ पर शून्य से अनंत तक क्या होती है, रहती है या होती है, जो कि वस्तुतः गैस के विशिष्ट ऊष्मा पर, जो कि वस्तुतः, यहाँ से हम लोग देखते हैं जो कि वस्तुतः गैस की विशिष्ट ऊष्मा बताते हुए, गैस की विशिष्ट ऊष्मा बताते हुए, गैस की विशिष्ट ऊष्मा, गैस की विशिष्ट ऊष्मा बताते समय, विशिष्ट ऊष्मा बताते समय, गैस के विशिष्ट ऊष्मा बताते समय उसके दाब, बताते समय उसके दाब तथा आयतन, उसके दाब तथा आयतन संबंधित, उसके दाब तथा आयतन संबंधित, उसके दाब तथा आयतन संबंधी परिस्थितियों को निश्चित रूप से उल्लेख करना भी, निश्चित रूप से उल्लेख करना ही गैस के विशिष्ट ऊष्माएं के अंतर्गत होती है। गैस की विशिष्ट ऊष्माएं के अंतर्गत होती है। गैस की विशिष्ट ऊष्माएं के अंतर्गत होती है, जो कि क्या होती है, दो प्रकार की होती है। गैस की विशिष्ट ऊष्माएं के बेस पे होती है, गैस की विशिष्ट ऊष्माएं के बेस पे होती है, जो कि निम्नानुसार होती है। तो इस स्थिति में हम लोग गैस की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है। इससे यह स्पष्ट होता है, यहाँ से देखिए, इससे यह स्पष्ट होता है कि गैसों की, ये गैस है ना, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा, किसकी विशिष्ट ऊष्मा, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा का परास शून्य से, उसका परास क्या होता है, शून्य से अनंत तक होता है। उसका परास क्या होता है, शून्य से अनंत तक होता है। तो इस स्थिति में हम लोग जब भी गैस की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है, इससे यह स्पष्ट होता है कि गैसों की विशिष्ट ऊष्मा का परास शून्य से अनंत तक होता है, जो कि असंभव होता है। वस्तुतः गैस के विशिष्ट ऊष्मा बताते समय, वस्तुतः हम लोग ये चीज़ फील किया है कि भाई, कि जब यह असंभव, वस्तुतः गैस के विशिष्ट ऊष्मा बताते समय, वस्तुतः गैस की विशिष्ट ऊष्मा बताते समय उसके दाब, उसके क्या दाब
तथा उसके आयतन, उसके दाब तथा उसके आयतन संबंधी परिस्थितियों को, उसके संबंधित परिस्थितियों को निश्चित रूप से उल्लेख करना, निश्चित रूप से क्या करना, उल्लेख करना चाहिए। यहाँ पर निश्चित रूप से उसका एनालिसिस करना चाहिए। अच्छे प्रायोगिक मात्राओं पर भी उसका क्या होना चाहिए, उल्लेख होना चाहिए। और साथ ही गैस की दो विशिष्ट ऊष्माएं भी होती है जो कि क्या होती है, इसके अंतराल में होती है। तो इस स्थिति में हम लोग गैस के विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गैसों के विशिष्ट ऊष्मा का परास शून्य से अनंत के बेस पे होता है, जो कि असंभव होता है, जो कि वस्तुतः गैस के विशिष्ट ऊष्मा बताते समय ये क्या होता है, यूजफुल होते हैं। क्लियर। आगे का कंटेंट को देखते हैं। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे भाई कि स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। स्पेसिफिक हीट एट कॉन्सेंट्रेट वॉल्यूम के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन पर देखिए, स्थिर, ये स्थिर हो गया, ये आयतन हो गया। देखिए ये स्थिर हो गया, ये आप लोगों को क्या हो गया, आयतन हो गया। तो स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, इस चीज को देखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा। तो स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा किस तरीके से होती है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते जाते हैं भाई। देखिए तो स्थिर आयतन पर, यहाँ से इस चीज को देखिए, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर किसी गैस के एकांक, किसी गैस के एकांक, किसी गैस के एकांक, किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप, एकांक द्रव्यमान का ताप, इसको केयर कीजिएगा। एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए बाएं में यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इसके बाएं में क्या हो जाएगा कि स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा के बेस पे हम लोगों ने ये चीज़ निकाला कि आयतन पर भी किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप, ठीक है। तो आयतन पर, यहाँ पर देखिए आयतन पर, यहाँ से देखिए आयतन पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान, किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप, एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से देखिए कितनी होती है भाई, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, कितना सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। तो स्थिर आयतन पर जब किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे उस गैस का नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे सी से क्या करते हैं, व्यक्त किया जाता है। कॉन्सेंट्रेट के बेस पे, वॉल्यूम के बेस पे इस चीज़ को आप लोगों का क्वेश्चन नंबर के बेस पे, फर्स्ट के बेस पे इस चीज़ को क्या किया जा रहा है, क्लियर कराया जा रहा है, ठीक है। तो आगे का कंटेंट को हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखिए आगे डी/100 तो आप लोगों का हट ही जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो जैसे कि इसे गैस का नियत आयतन पर, जब गैस का नियत आयतन पर, जब गैस का नियत औसत ताप पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। विशिष्ट ऊष्मा के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं कि स्थिर आयतन पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, कितना सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे उस गैस का नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे सी से व्यक्त किया जाता है। क्लियर। तो किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे उस गैस का नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे सी से व्यक्त किया जाता है। इसको किससे व्यक्त किया जाता है, तो इस चीज़ को सी से व्यक्त किया जाता है भाई। किससे व्यक्त किया जाता है, सी से व्यक्त किया जाता है। उसी चीज़ को यहाँ पर बोल रहा है कि जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी किसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा की, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गैस का नियत आयतन पर, उसे गैस के नियत आयतन पर, देखिए यहाँ पर उसके गैस के नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते
कहते हैं, क्या ऊष्मा कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे सी से व्यक्त किया जाता है। इसको किससे व्यक्त किया जाता है, तो सी से व्यक्त किया जाता है। तो पहला इस बेस पे हम लोग जो पहला कंटेंट था उसी के बेस पे हम लोग इसको देखें कि स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, वास्तव में स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा किस तरीके से होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ देखे हैं। क्लियर, आगे इसका कंटेंट को देखते हैं। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा किस तरीके से होती है, इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं भाई। देखिए, तो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, अगला कंटेंट है हमारे पास स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर दाब पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान, यहाँ पर देखिए स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान, किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड, का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, किसके करने के लिए, बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी क्या होती है भाई, ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, उसे उस गैस का नियत दाब, उसे उस गैस का नियत दाब विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, नियत दाब विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे सीपी से व्यक्त किया जाता है। इसको किससे व्यक्त किया जाता है, सीपी के माध्यम से इस चीज़ को व्यक्त किया जाता है। तो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा के बेस पे हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि स्थिर दाब पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बेस पे था, अब यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ करके 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बेस पे हो जाएगा, तब गैस का नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, जिसको इसे सीपी से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो ये था हमारा क्या, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा सीपी के बेस पे। क्लियर, तो चलिए इसका आगे का कंटेंट को देखते हैं। गैसों के ग्राम अणुक या मोलर विशिष्ट ऊष्माएं, वास्तव में गैसों के ग्राम अणुक या मोलर विशिष्ट ऊष्माएं किस तरीके से होती है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा के बेस पे देखते हैं, मोलर विशिष्ट ऊष्मा के बेस पे देखते हैं। तो गैसों की ग्राम अणुक या मोलर विशिष्ट ऊष्माएं के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। चलिए 1 बाय 1 करके इस चीज को देखते हैं भाई। स्थिर आयतन पर यहाँ से देखिए, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा CY मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, आप लोग क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं भाई। तो आयतन के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो क्या हो जाता है कि गैसों के ग्राम अणुक, यहाँ पर देखिए नाम से स्पष्ट है कि गैसों की ग्राम अणुक या मोलर विशिष्ट ऊर्जाएं किस तरीके से होती है, इस चीज़ को देखिए। तो गैसों के ग्राम अणुक या मोलर विशिष्ट ऊष्मा किस बेस पे होगा, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा CY भी है और यहाँ पर आयतन के बेस में भी है। तो गैस के 1 मोल का ताप, यहाँ से देखिए गैस के 1 मोल का ताप, गैस के 1 मोल का ताप, गैस के 1 मोल का ताप, 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बेस पे ये किस तरीके से होता है, कहाँ से होता है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो गैसों की ग्राम अणुक या मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा CY के बेस पे है। और दूसरा स्थिर आयतन पर किसी यहाँ पर सेकेंड कंटेंट को देखिए, स्थिर आयतन पर किसी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, गैस के 1 मोल के लिए, गैस के किसके लिए, 1 मोल के बेस के लिए। तो इस चीज़ को हम लोग ऊष्मा का आवश्यकता किए। उसके बाद हम लोग इसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, CY से व्यक्त किए जाते हैं। गैस के 1 मोल का ताप कितना होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इस चीज़ को हम लोग 19.87 के बेस भी इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं भाई। तो गैस की ग्राम अणुक या मोलर विशिष्ट ऊष्माएं के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा CY मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्सेंट्रेट वॉल्यूम के बेस पे देखते हैं। तो इस चीज़ के लिए स्थिर आयतन पर, किस पर, स्थिर आयतन पर भाई, किस पर हम लोग इस चीज़ का एनालिसिस करते हैं। तो किसी यहाँ पर दिया गया है कि किसी गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, गैस का 1 मोल का ताप, गैस का 1 मोल का ताप कितना हो जाएगा, 0 डिग्री के बेस पे है। लेकिन आप लोगों का जो बाउंड्री है, बाउंड्री के बाहर नहीं है, यहाँ पर अंदर के बेस पे होता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, ये जैसे कि ये सर्कल है भाई, सर्कल के बाहर इस तरीके से आप लोगों के पास क्या है, इस तरीके से फिल्टर है, ये आप लोग सर्कल है। तो कभी कभी सर्कल में बाहर जाना पड़ता है, ठीक है, बाहर जाना पड़ता है इस तरीके से,
जिसके कारण ये यहाँ पर और बल्लेबाज क्या हो जाते हैं, विस्फोटक हो जाते हैं। यहाँ से और बल्लेबाज क्या हो जाते हैं, विस्फोटक हो जाते हैं। उसी के बेस पे स्थिर आयतन पर मोलार विशिष्ट ऊष्मा CY, स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गैस का नियत आयतन पर मोलार विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे CY से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ से स्थिर आयतन पर मोलार विशिष्ट ऊष्मा CY के बेस पे हम इस चीज़ को देख लिए हैं। इसके आगे कंटेंट स्थिर दाब पर मोलार विशिष्ट ऊष्मा। वास्तव में स्थिर दाब पर मोलार विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं भाई। तो स्थिर दाब पर मोलार विशिष्ट ऊष्मा के बेस पे हम लोग ये चीज़ देखे हैं, क्या चीज़ देखे हैं कि स्थिर दाब पर, मतलब जहाँ पर एक दाब रुका हुआ है भाई, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, तो स्थिर दाब पर किसी गैस के, स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 मोल का ताप, किसी गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है भाई, यहाँ पर देख लीजिए, जितनी ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, उसे उस गैस का नियत दाब। तो यहाँ से हम लोग फाइनली उसको क्या बोल सकते हैं कि उसे उस गैस का नियत दाब, उसकी के गैस का क्या हो जाएगा, नियत दाब पर मोलार विशिष्ट ऊष्मा, मोलार विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलार विशिष्ट ऊष्मा के नाम से जानते हैं। इसे CP से व्यक्त किया जाता है। इसे किससे व्यक्त किया जाता है, CP से व्यक्त किया जाता है। तो जब इस CP के बेस पे आप लोगों को पूछा जाता है या CP मेथड के बेस पे पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को इस तरीके से डेफिनेशन को आप लोगों को लिखना है, जिसमें 1 बाय 1 के बेस पे। क्लियर। तो चलिए इसके आगे के कंटेंट को देखते हैं। इसका आगे कंटेंट क्या है, CP का मान CV से बड़ा होता है। जो आप लोगों का CP का वैल्यूज होता है वह CK के वैल्यू से क्या होता है, बड़ा होता है। या फिर ये बोल सकते हैं कि CK क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन के बेस पे हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा CP के बेस पे हो जाएगा। तो चलिए CP का मान CV से बड़ा होता है। CP का मान क्या होता है, CV से क्या होता है, बड़ा होता है भाई। ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि माना कि 1 मोल गैस को DQ ऊष्मा देने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि से प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है। हमारे पास प्रथम नियम होता है, न्यूटन के प्रथम नियम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ से देखते हैं, चलिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हम लोग देखते हैं तो 5 + 7 के बेस पे हो जाता है भाई। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, CP का मान को CV से क्या होता है, ये बड़ा होता है, लेकिन दिखने में बड़ा है, लेकिन ये बहुत ही आप लोगों का आकर्षक टॉपिक के बेस पे बनता है। CP का मान CV से बड़ा होता है, CP का मान CV से बड़ा होता है। CP इज़ ग्रेटेस्ट दैन CV। माना कि 1 मोल गैस को DQ ऊष्मा देने पर, ठीक है। तो इस चीज़ को देखिए, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि CP का मान CV से बड़ा होता है। माना कि 1 मोल गैस को DQ ऊष्मा देने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होती रहेगी तथा बाह्य दाब के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत किया गया क्या होता है, कार्य होता है, वह किस तरीके से होता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। आगे का जो कंटेंट है वह किस तरीके से है, इस चीज़ को देख लीजिए। आगे कंटेंट के बेस पे AB के बेस पे दिया गया, यहाँ पर देखिए A और W है, तो AW के बेस पे दिया गया कि ऊष्मागतिकी, तो यहाँ से ऊष्मागतिकी जो कि आंतरिक ऊर्जा के बेस पे होता है, ठीक है। तो इसका CP का मान CV से बड़ा होता है। माना कि यहाँ से आप लोगों को मोल गैस को DQ ऊष्मा देने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि होती है तथा बाह्य दाब के विरुद्ध किया गया कार्य AW के बेस पे होती है, तो वह ऊष्मागतिकी के बेस पे किस तरीके से रहती है भाई, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं भाई। तो चलिए इसको 1 बाय 1 करके आगे भी इसको करते हैं। तो गैस की दोनों विशिष्ट ऊष्माओं C और C में संबंध के बेस पे मेयर का जो सूत्र होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग गैस के आयतन को क्या करके स्थिर करके निकालते हैं, तो उसी के बेस पे ये आप लोगों का क्या होता है, मेयर का सूत्र होता है, जिसको बार बार पूछा जाता है। अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है एक परमाणु गैस के विशिष्ट ऊष्मा। वास्तव में एक परमाणु गैस के विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो चलिए एक परमाणु की गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं भाई। तो चलिए पहला यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, क्या है एक परमाणु गैस। एक परमाणु गैस, एक परमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा
की विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा। यहाँ पर एक परमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक गैस जिसके एक अणु में एक परमाणु हो, जिसके एक अणु में क्या हो, एक परमाणु हो। तो यहाँ से देखते हैं कि वह गैस जिसके एक अणु में एक परमाणु निश्चित हो, एक परमाणु क्या हो, निश्चित हो, तो एक परमाणु गैस कहलाता है। यह क्या कहलाता है, एक परमाणु गैस कहलाता है। तो यह एक परमाणु गैस कहलाता है जिसके अंतर्गत हीलियम नियॉन आता है भाई, जिसके अंतर्गत क्या आता है, हीलियम आता है, नियॉन आता है, ऑर्गन आता है आदि एक परमाणु गैस के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो यहाँ से एग्जाम्पल के बेस पे आप लोगों को पूछा जाता है कि एक परमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, तो वह गैस जिसके द्वारा एक अणु में प्रत्येक अणु होती है, जिसके अंतर्गत एक परमाणु गैस के कहलाएगा जब हीलियम नियॉन ऑर्गन आदि एक परमाणु गैस के उदाहरण से क्या होती है, रिलेटेड होती है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो एक परमाणु गैस के विशिष्ट ऊष्मा के बेस पे वह गैस जिसके ए अणु में, तो यहाँ पर देखते हैं इस चीज़ को, वह गैस, यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं भाई, देखिए वह गैस जिसमें परमाणविक होती है ना, ठीक है। इस चीज़ को देखते हैं, तो वह गैस जिसके अनुसार एक अणु में उसके परमाणु हो, एक परमाणु गैस कहलाता है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो मैथमेटिक्स के बेस पे हम लोग देख रहे थे, फिजिक्स के बेस पे, तो यहाँ पर हम लोग हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है आदि एक परमाणु गैस के उदाहरण हैं, जो कि इसके अंतर्गत आता है। एक परमाणु गैस की जो सिस्टमेटिक है, जो विशिष्ट ऊष्मा है, उसी के अंतर्गत में ये आता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि, एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, 3 होती है, तथा ऊर्जा के सम विभाजन के पश्चात, नियम के पास ये सामने आया कि इसके अनुसार जो T ताप पर होती है, जिसके अंतर्गत गैस अणु के प्रति स्वतंत्र कोटि क्या होती है, माध्य ऊर्जा के बेस होती है, जिसको हम लोग 1/2 kT के माध्यम से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इसको हम लोग इसके माध्यम से दर्शाते हैं भाई। तो एक परमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें, जिसके अंतर्गत हम लोग वह गैस जिसके अणु में एक परमाणु हो और एक परमाणु गैस के बेस पे होता है भाई। तो इस चीज़ के बेस पे ये होता है जिसके अंतर्गत हीलियम आता है, नियॉन आता है, आर्गन आता है आदि परमाणु गैस के उदाहरण आते हैं, जो कि एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि 3 के बेस पे होती है। आगे देखते हैं द्विपरमाणु गैस के विशिष्ट ऊष्मा। वास्तव में द्विपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा किस तरीके से होती है भाई, तो इस चीज़ को चलिए हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। द्विपरमाणुक गैस की क्या होती है, गैस की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, क्लियर। तो द्विपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि वह गैस जिसके एक अणु में, तो यहाँ पर हमारा कंटेंट है द्विपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। गैस जिसके एक अणु में दो परमाणु हो तथा द्विपरमाणु गैस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्विपरमाणुक क्या कहलाते हैं भाई, यहाँ पर गैस के बेस पे कहलाते हैं। यदि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि द्विपरमाणु गैस के उदाहरण है। यदि हाइड्रोजन और क्या, यहाँ पर नाइट्रोजन व यहाँ पर है आप लोगों के पास ऑक्सीजन के बेस पे है। किसके बेस पे है, ऑक्सीजन के बेस पे है। तो ऑक्सीजन के बेस पे हो जाएगा। आदि द्विपरमाणु गैस के उदाहरण होते हैं। द्विपरमाणु गैस के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो पहला कण का क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं, फिर दूसरा कण का क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए, तो वह गैस जिसके एक अणु में दो परमाणु द्विपरमाणु गैस कहलाते हैं, जिस पर हाइड्रोजन तथा गैस जिसके एक अणु में 6 परमाणु के बेस पे हो जाते हैं, जिसको द्विपरमाणु तथा द्विपरमाणु के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत साइन थीटा के बेस पे आता है, कॉस थीटा के बेस पे आता है, टेन थीटा के बेस पे आता है, कॉट थीटा के बेस पे आता है, सेक थीटा के बेस पे, कोसेक थीटा के बेस पे आता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख रहे थे कि वह गैस जिसके एक अणु में 2 परमाणु हो और द्विपरमाणु गैस कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन और
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आदि के द्विपरमाणु गैस के उदाहरण है। तो यहाँ से हम लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पर जो वह गैस जिसके एक अणु में 2 परमाणु होते हैं और द्विपरमाणु कहलाते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि द्विपरमाणु गैस के उदाहरण होते हैं। अणु में दोनों परमाणु एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर स्थित होते हैं भाई। तो यहाँ से इस चीज को हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि अणु में दोनों परमाणु एक दूसरे से कुछ दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, एक दूसरे पर कुछ ही दूरी पर। इस तरीके से ये ए है भाई, ये बी है, मान लेते हैं कि इसके बीच में 7 सेंटीमीटर है, बहुत ही अत्यंत न्यूनतम दूरी के बेस पे होती है, अत्यंत निकट होती है। तो वह गैस जिसके एक अणु में 2 परमाणु हो द्विपरमाणुविक गैस कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि द्विपरमाणु गैस के उदाहरण होते हैं, जो कि अणु में दोनों परमाणु एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर स्थित होते हैं तथा उनके द्रव्यमान रहित इस स्प्रिंग पर सिरों पर क्या होता है, जुड़ा हुआ माना जा सकता है। तो ये दोनों परमाणु त्रिज्या के बेस पे क्या होते हैं, परमाणु के द्रव्यमान से रिलेटेड होते हैं। तो ये था हमारा द्विपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा। क्लियर। अब आगे देखते हैं ऊष्मा प्रवाह की वह विधि जिसमें ऊष्मा का प्रवाह कणों के द्वारा होता है। ऊष्मा प्रवाह की वह विधि, ऊष्मा प्रवाह की वह विधि जिसमें ऊष्मा का प्रवाह कणों के द्वारा होता है तथा कम तथा अपना ध्यान परिवर्तित करते रहता है, संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, संवहन कहलाता है। ये आप लोगों का संवहन कहलाता है। तो संवहन के माध्यम से इस चीज को देखते हैं कि ऊष्मा प्रवाह की वह विधि जिसमें ऊष्मा के जो प्रवाह कणों के जो द्वारा होता है उसके द्वारा कम होता है और कहीं कहीं किसी स्थान पर ज़्यादा होता है, किसी किसी स्थान पर कम के बेस होता है, किसी पर स्थान परिवर्तित के बेस पे होते रहता है। ये सारी घटना क्या कहलाती है, आप लोगों की संवहन कहलाती है। ये सारी घटनाएं क्या कहलाती है भाई, संवहन कहलाती है। तो ऊष्मा प्रवाह की वह विधि जिसमें ऊष्मा का प्रवाह कणों के द्वारा होता है तथा कम अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, संवहन कहलाता है। तो ऊष्मा प्रवाह की वह विधि जिसमें ऊष्मा का प्रवाह कणों के द्वारा होता है तथा कम अपना स्थान परिवर्तित करते रहता है, क्या कहलाता है भाई, संवहन कहलाता है। तो ये आप लोगों के संवहन के बेस पे आ जाएगा, जिसके अंतर्गत में आप लोगों के ऊष्मा प्रवाह के बेस पे हम लोग इस चीज को देखे थे। क्लियर। चलिए अब विकिरण के माध्यम से हम इस चीज को देखते हैं। विकिरण के माध्यम से देखते हैं कि वास्तव में विकिरण क्या होता है, इसका इफेक्टिव किस तरीके से होता है, इस चीज को देखते हैं। ऊष्मा संचरण की वह विधि, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का प्रवाह बिना माध्यम के सरल रेखीय में, बिना माध्यम के सरल रेखीय दिशा में होता है, बिना माध्यम के सरल रेखीय में होता है। ये क्या कहलाती है भाई, विकिरण कहलाती है। क्या कहलाती है, ये आप लोगों के पास विकिरण कहलाती है। तो वास्तव में जो विकिरण होती है वह किस तरीके से होती है, जिसको हम लोग फिजिक्स में भौतिक घटनाओं के बेस पे हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं, उसका अध्यापन कार्य करते हैं। तो ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का प्रवाह बिना माध्यम के सरल रेखीय दिशा में होता है, विकिरण कहलाती है। तो ये आप लोगों के विकिरण के अंतर्गत होती है। यदि ऊष्मा स्रोत का ताप स्थिर रहे, यदि ऊष्मा स्रोत का ताप क्या रहे, स्थिर रहे, यदि ऊष्मा स्रोत का ताप स्थिर रहे तो एक ऐसी स्थिति आती है कि प्रत्येक तापमापी का पाठ्यांक नियत हो जाता है, जबकि अलग अलग तापमापी के पाठ्यांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अतः हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऊष्मा स्रोत के पास है उसका पाठ्यांक अब होते हैं जो तापमापी ऊष्मा अधिक करते हैं भाई, जो तापमापी ऊष्मा अधिक तथा क्रमशः दूरी बढ़ने पर तापमापियों के पाठ्यांक द्वितीय क्रमशः कम होते जाते हैं। अर्थात यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस स्थिति में संपूर्ण पथ जो चालक का ताप नियत हो जाता है, जबकि अलग अलग स्थितियों का ताप क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लियर। इसके बाद हम लोग स्थायी अवस्था के बारे में जानते हैं कि वास्तव में स्थायी अवस्था क्या होती है, इस कंटेंट के बारे में जानते हैं। क्लियर। तो स्टेडी स्टेट के बारे में जानते हैं कि स्थायी अवस्था किस बेस पे होता है, इस चीज को देखते हैं। जब किसी चालक को एक सिरे से किसी ऊष्मा स्रोत से जोड़ा जाता है तो प्रारंभ में उसके विभिन्न भागों में उसके जो ताप होता है उसके जो क्रमशः ताप के बेस पे जो बढ़ते रहता है, परंतु एक निश्चित समय के पश्चात संपूर्ण चालक का ताप क्या होता है, नियत होता है। संपूर्ण चालक का ताप क्या होता है भाई, यहाँ से नियत हो जाता है। यद्यपि अलग अलग भाग का ताप अलग अलग होता है, लेकिन इसका जो ऑल टेम्परेचर के बेस पे होता है वो क्या होता है, न्यूनतम, मतलब क्या होता है, आप लोगों के बेस पे अगर उस चीज को देखा जाता है तो नियत रहता है भाई। तो चालक की इस अवस्था को स्थायी अवस्था कहते हैं। चालक की इस अवस्था को क्या बोलते हैं, स्थायी
अवस्था कहते हैं, ये आप लोगों की स्थायी अवस्था के अंतर्गत में ये आता है भाई, ठीक है। इसके बाद कृष्णिका के बेस पे देखते हैं, कृष्णिका विकिरण की तीव्रता होती है। तो यहाँ पर देखिए कृष्णिका के बेस पे अगर हम इस चीज को देखते हैं तो कृष्णिका विकिरण की तीव्रता सतह के पदार्थ प्रकृति या आकार पर निर्भर नहीं करती है, आकार पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि केवल उसके ताप पर क्या करती है, निर्भर करती है। ओनली टेम्परेचर भाई, ओनली टेम्परेचर, बाकी सब है क्रेचर, क्लियर। तो कृष्णिका विकिरण की तीव्रता सतह के पदार्थ प्रकृति के आकार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वो केवल उसके ताप पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो इसके बेस पे हम लोग देखते हैं फ्रॉनहोफर रेखाएं। फ्रॉनहोफर रेखाएं 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। फ्रॉनहोफर रेखाएं क्या है, फ्रॉनहोफर रेखाएं की विशेषताएं लिखिए, 2+2 के बेस पे, ये क्वेश्चन के बेस पे आता है भाई। तो चलिए फ्रॉनहोफर रेखाएं के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं। अधिक विभेदन क्षमता के स्पेक्ट्रोमीटर को, अधिक विभेदन क्षमता के स्पेक्ट्रोमीटर से सौर वर्णक्रम को, सौर वर्णक्रम का जो अवलोकन करने पर हमें मिला, जो अवलोकन करने पर क्या मिला, इसमें की अनेक काली रेखाएं, इसमें अनेक काली रेखाएं क्या होती है, प्राप्त होती है, जिन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। सेकेंड कंटेंट में देखते हैं तो लाल रंग की कांच को अंधेरे कमरे में उच्च ताप तक गर्म करने पर वह क्या हो जाता है, हरा दिखाई देने लगता है। लेकिन अगर इसी को हम लोग जब एक काली तथा एक चमकीली, जब एक काली तथा जब एक चमकीली वस्तु एक साथ धूप में रखकर उन्हें अंधेरे कमरे में क्या करते हैं, ले जाने से काली वस्तु अधिक चमकीली प्रतीत होती है, अधिक प्रतीत होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आप लोगों के कि जब एक काली तथा एक चमकीली वस्तु एक साथ धूप में रखकर उन्हें अंधेरे कमरे में ले जाने से काली एक वस्तु की अधिक चमकीली प्रतीत होती है। तो विन का विस्थापन के बेस पर अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो ये विन का विस्थापन के बेस पे हो जाएगा कि विन का विस्थापन क्या होता है वास्तव में। इस चीज़ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। देखिए तो इस नियम के अनुसार हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कृष्णिका से उत्सर्जित अधिकतम, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार कृष्णिका से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्ध्य उसके परम ताप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसके परम ताप की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो विन के विस्थापन के अंतर्गत हम लोगों ने इस चीज को देखा कि इस नियम के अनुसार कृष्णिका से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्ध्य उसके क्या होती है, उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसके परम ताप की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसके परम ताप की क्या होती है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए आगे का कंटेंट को देखते हैं। न्यूटन का शीतलन नियम, ये इस चैप्टर का और इस लेसन का क्या है, लास्ट कंटेंट है, लास्ट टॉपिक है, न्यूटन का शीतलन नियम। तो न्यूटन का शीतलन नियम के बेस पे हम लोग ये चीज़ को देखते हैं, न्यूटन के शीतलन नियम के बेस पे कि इस नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु के ताप, यदि किसी वस्तु के क्या होती है, ताप और उसके चारों ओर के वातावरण के ताप, उसके चारों ओर के वातावरण के ताप में अधिक अंतर ना हो, उसमें क्या हो, अधिक अंतर ना हो, तो वस्तु के शीतलन की दर, तो वस्तु की जो शीतलन की जो दर होती है, शिथिलता जो कि शिथिल अवस्था में होती है, वस्तु के वातावरण के ताप में अधिक अंतर ना हो, तो वस्तु के शीतलन की दर वस्तु के मध्यमान ताप मतलब मध्य ताप और वातावरण के ताप के अंतर की क्या होती है, समानुपाती होती है, कि अंतर की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये न्यूटन के शीतलन के नियम के बेस पे था। यदि किसी वस्तु के ताप और उसके चारों ओर के वातावरण के ताप में अधिक अंतर ना हो, तो वस्तु के शीतलन की जो दर होती है वह वस्तु के समान ताप और क्या होता है, मध्यमान ताप और वातावरण के ताप के अंतर की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये था आज का हमारा क्लास 11th फिजिक्स का 11 चैप्टर के अंतर्गत का शीतलक नियम और न्यूटन का शीतलन नियम के, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं न्यूटन के शीतलन नियम, तो यहाँ से हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट कंटेंट चैप्टर नंबर 12 के साथ मिलते हैं। तो क्लास 11th फिजिक्स का 11 चैप्टर यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग चैप्टर नंबर 12 के साथ मिलेंगे, जिसमें आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल क्या होती है, बेसिक फंडामेंटल का आप लोगों को किया जाएगा, परिभ्रमण और भ्रमण किया जाएगा। तो आज का क्लास को हम लोग यही और करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।